जानकारी हो, बहुत सारे बच्चों के फायदे भी आए। मुझे आप सबके जान पहचान वालों को भी बोलना चाहिए ना कि पढ़िए, काम की चीज़ है आप लोगों के लिए। एक ज्ञान ही है ना जो कभी बेकार नहीं जाता, और एक ज्ञान ही है जो आपसे कोई ले नहीं सकता, बाकी कुछ भी कोई ले सकता है, और एक ज्ञानी है जो सबसे कीमती है, जिसके पास ज्ञान है वो सब कुछ हासिल कर लेगा। इसलिए सबसे कीमती चीज़ मिले तो उसको ले लेना चाहिए। वो लीजिए, आप लोगों को प्यास नहीं लगी बाबू? नहीं लगती मम्मी। नीचे 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 वो क्या है? हाल जाते हैं। तो हम लोग जब तक शुरू करते हैं हम लोग को घूम टहल के आने दीजिए। ये क्लास स्टार्ट कर दीजिए बाबू, क्लास नंबर स्टार्ट कर। ओके, तो बताएं कल आप लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? मैम, राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु मतलब जितने भी संसाधन हैं उनका अनुकूलतम और एक मैम व्यवस्थित ढंग से उसका उपयोग किया जाए, तो एक आर्थिक नियोजन करना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आर्थिक नियोजन किस तरह से संभव होता है या कौन से तरीके हैं? एक उत्पादन संरचना के आधार पर और पेशागत संरचना के आधार पर। उत्पादन संरचना के आधार पर कितने प्रकार से अध्ययन करते हैं? तीन। कौन कौन से? विकसित, अविकसित और विकासशील। विकसित उत्पादन संरचना और विकासशील उत्पादन संरचना और अविकसित उत्पादन संरचना। और पेशागत में भी सेम ही है। अच्छा, विकसित उत्पादन संरचना में आपने क्या पढ़ा था? मैम, इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा रहता है और उद्योग और कृषि का योगदान न्यूनतम रहता है। यानी कि विकसित उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा उत्पादन में, और कृषि का सबसे कम रहता है, उसको विकसित उत्पादन कहते हैं। और ओके, ठीक है, खुश रहिए। और पेशागत उत्पादन में क्या होता है? पेशागत में विकसित पेशागत में सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है और दूसरे नंबर पे उद्योग आता है। विकासशील में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है और अविकसित में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में हमें रोजगार मिलता है। बताएं आज ये विधि। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा था योजना आयोग, और आज़ादी से पहले कुछ जो काम किए गए थे आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में, जैसे सर जो विश्वेश्वरैया हैं, इन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया प्रस्तुत किया? 1934 में। और सर्वोदय कब आया था? 1944 है कि क्या? 1950 है। कौन लेके आया था? और बॉम्बे प्लान? मैम ये 8 सदस्य 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा लाया गया था ना बॉम्बे प्लान। और आपका योजना आयोग कब आया? 1946 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री। और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? राज्यों के सीएम होते हैं और गवर्नर होते हैं और यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये सभी लोग इसके सदस्य होते हैं और कैबिनेट के सभी मंत्री सदस्य होते हैं। योजना आयोग का काम क्या था? किसने बनाया गया था? मैम पहले तो 5 वर्षीय योजना के लिए क्या करेगा? भारत के विकास के लिए प्लानिंग करना, योजनाएं बनाना, और पंचवर्षीय योजनाएं जो आती थी वो इसी के द्वारा लाई जाती थी, यही बनाता था। इसके अलावा और एक संगठन का स्थापना किया गया था 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद। डेट 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बना था।
इसके भी सेम वही अध्यक्ष हुआ करते हैं, साथ ही योजना आयोग के सदस्य भी इसके मतलब इसके सदस्य होते थे। और अध्यक्ष पीएम ही होंगे, सभी राज्यों के सीएम भी होंगे इसके सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक प्लस कैबिनेट के सभी सदस्य, और इसके अलावा योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। एक और बड़ा संगठन है, क्या काम था इसका? नीति आयोग में नहीं, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का। योजना आयोग द्वारा जो भी बनाया जाता था उसको, हाँ, योजना आयोग के द्वारा किए जा रहे कामों का निरीक्षण करना, नियंत्रण करना, उसको पास करना, उसको अप्रूवल करना, इसी का काम था। योजना आयोग अभी है कि नहीं? नहीं। कब समाप्त हुआ? 2015 जनवरी 1 जनवरी 2015 को समाप्त हो गया योजना आयोग। उसकी जगह आ गया नीति आयोग। नीति आयोग का हिंदी में फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, परिवर्तन संस्थान, और इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, वेरी गुड। इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। और ये तीनों संस्थाएं कैसी संस्थाएं हैं? संविधानेतर या गैर संवैधानिक, बिल्कुल सही है। इसको अलग से कानून बना के संसद के द्वारा लाया गया था। तो हम लोग यही पढ़ रहे थे और आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग? नीति आयोग के बारे में लिख रहे थे ना? जी मैम, ये लिखा है कि नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया। कोई आगे हम लोग नीति आयोग को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ये भी सीखिएगा। भारत में नियोजन के उद्देश्य, भारत में नियोजन के उद्देश्य, भारत में नियोजन के उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य है? मोस्टली बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता भी है। नोट कीजिएगा 2 लाइन। किसी भी देश में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, किसी भी देश में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य वहां की परिस्थितियों, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। सामान्यतः गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता, सामान्यतः गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता किसी भी देश के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है। आत्मनिर्भरता किसी भी देश के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है। इसे पॉइंट में लिखिएगा। पहला पॉइंट, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। किस लिए बनाया जाता है? पहला पॉइंट, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना। हाँ, निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना। नेक्स्ट, आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। कृषि और उद्योगों का समन्वित
विकास करना, सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, नेक्स्ट राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, नेक्स्ट आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण, नेक्स्ट निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल देना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल, तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल। योजना आयोग को आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रीडिंग कीजिएगा योजना आयोग के कार्य, योजना आयोग के कार्य, योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे, योजना आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट, देश के भौतिक पूंजीगत एवं देश के भौतिक पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, देश के भौतिक पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना। नेक्स्ट, हाँ क्या हो बेटी? नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी, राष्ट्रीय संसाधनों के अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए, अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना, अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाना। नेक्स्ट, योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना, योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना। नेक्स्ट, आर्थिक विकास में बाधक तत्वों को इंगित करना, आर्थिक विकास में बाधक तत्वों को इंगित करना। हमने इंगित करना मतलब उसकी तरफ इशारा करना, पहचानना, इंगित करना एवं उन व्यवस्थाओं का निर्धारण करना, एवं उन व्यवस्थाओं का निर्धारण करना जो वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में योजना के कार्यान्वयन के लिए, योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है,
योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट, योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप योजना के प्रत्येक चरण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त सफलता की नियमित समीक्षा करना, प्राप्त सफलता की नियमित समीक्षा करना, नेक्स्ट हेडिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद को आप लोग पढ़ चुके हैं कि कौन इसके सदस्य होते हैं, सारी चीजें, संरचना भी आप लोगों को लगभग पता ही है। तो आगे बढ़े, फिर हेडिंग कीजिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य, एनडीसी के कार्य, फंक्शन ऑफ एनडीसी। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय योजना के संचालन का नियमित मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन का नियमित मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन का नियमित मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुझाव देना। नेक्स्ट, प्रशासनिक दक्षता में अधिकाधिक सुधार लाना, प्रशासनिक दक्षता में अधिकाधिक सुधार लाना, प्रशासनिक दक्षता में अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक, अधिकाधिक सुधार लाना। नेक्स्ट, अल्प विकसित एवं पिछड़े वर्गों और अल्प विकसित एवं पिछड़े वर्गों और उनके क्षेत्रों में, अल्प विकसित एवं पिछड़े वर्गों और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए और उनके क्षेत्रों में आवश्यक विकास के लिए परियोजनाओं का सुझाव देना, परियोजनाओं का सुझाव देना, का सुझाव देना। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण, राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण एवं संसाधनों का मूल्यांकन करना, एवं संसाधनों का मूल्यांकन करना।
पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना की समीक्षा के उपरांत उसे अंतिम रूप प्रदान करना भी की गई योजना की समीक्षा के उपरांत तैयार की गई योजना की समीक्षा के उपरांत उसे अंतिम रूप प्रदान करना भी राष्ट्रीय विकास परिषद का ही कार्य होता था। इसकी स्वीकृति के बाद ही योजना का प्रारूप प्रकाशित होता था। लेकिन अब नीति आयोग द्वारा ही सभी कार्यों का संपादन किया जाता है। बात समझ में आ गया? योजना आयोग क्या है, कौन उसके सदस्य होते हैं, उसका काम क्या है, फिर आपका राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या है, इसके सदस्य कौन होते हैं और इसके कार्य क्या हैं। अब हेडिंग कीजिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इसके अंतर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। प्रथम हेडिंग में वर्षीय योजना 1951 से 56। जब देश आजाद हुआ उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी देश की। राजनीति भी इस समय बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त था, चूँकि शरणार्थियों की समस्या थी। पाकिस्तान और भारत जब दो देश अलग अलग बने तो यहाँ जो मुस्लिम जनता थी बड़े पैमाने पे यहाँ से वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से बाकी अन्य धर्मों के लोगों को भारत आना पड़ा, जिससे बहुत सारी समस्याएं, उनकी रहने खाने की समस्या, उनकी सुरक्षा की समस्या और इन सारी समस्याओं के साथ हमें विकास भी करना था। तो ये काफ़ी मुश्किल दौर था कि सबके लिए पेट भरने की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना। उसी दरमियान ये सारी योजनाएं हमने चलाई हैं। तो चलिए इसी में नोट कीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। एक अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई समस्याएं थीं। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई समस्याएं थीं। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कई समस्याएं थीं।
जिनमें शरणार्थी समस्या खाद्यान्न संकट तथा मुद्रास्फीति प्रमुख थी। मुद्रास्फीति प्रमुख थी। इन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में शरणार्थियों के पुनर्वास तथा भूमि सुधार और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास प्रमुख लक्ष्य थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास प्रमुख लक्ष्य थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लक्ष्य भी थे जो निम्नलिखित हैं। तो बात समझ में आया। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने शुरू की तो इसके क्या क्या समस्याएं थी? शरणार्थियों की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या और खाद्यान्न संकट भी है। इस समय गरीबी बेरोजगारी तो थी ही, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं थी जिनको लेकर के हम अपने पंचवर्षीय योजना पे काम किए थे और इन 5 वर्षों में हमने काफ़ी मेहनत किया और अच्छी स्थिति में आए हुए थे उत्पादन के क्षेत्र में। तो अन्य क्या क्या थी जो उस समय हमें देखना था, दूर करना था? पहला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के फलस्वरूप हुई क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना। नेक्स्ट पॉइंट, स्फीति कारक यानी कि जिनकी वजह से मुद्रास्फीति आती है, ऐसे कारकों को स्फीति कारक प्रवृत्तियों को रोकना। स्फीति मतलब समझते ही हैं आप लोग, वस्तु और सेवाएं जब महंगी होने लगे, रुपए की वैल्यू घटने लगे और इस परिस्थिति के लिए जो जिम्मेदार हैं उन सभी को कंट्रोल करना, रोकना, ताकि वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट, देश की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से सबल बनाना कि भविष्य में द्रुत मतलब तीव्र भी कर सकते हैं। भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास संभव हो सके। अर्थात सड़कों का निर्माण, परिवहन एवं संचार,
परिवहन एवं संचार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, की सुविधाएं उपलब्ध कराना, कौमा सिंचाई एवं जल विद्युत, सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना आदि, सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना इत्यादि, निर्माण करना इत्यादि। यानी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब देश आजाद हुआ तो हर क्षेत्र में समस्याएं ही समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं को दूर करना है। इसलिए एक तरफ मुद्रास्फीति को रोकना है, शरणार्थियों की समस्या को दूर करना है, भोजन की व्यवस्था करनी है। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध और जो देश का विभाजन हुआ उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था को क्षति हुई उसको भी सही करना है। स्फीतिकारी समस्याओं को दूर करना है। आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करना, जैसे सड़क, परिवहन, संचार व्यवस्था, विद्युत निर्माण के लिए परियोजनाओं का निर्माण करना, क्योंकि तब तक विद्युत वगैरह की व्यवस्था उतनी नहीं हुई थी, बहुत लिमिटेड स्तर पे हुआ था, उसे भी बढ़ाना। इसीलिए नेहरू जी ने कहा कि अगर आधुनिक भारत की मंदिर की बात करें तो ये जो बांध हैं जहाँ से जल का उत्पादन मतलब जल विद्युत बनता है, जहाँ से पीने के पानी की व्यवस्था होती है, जहाँ से सिंचाई होता है, तो आधुनिक भारत का मंदिर तो यही है, क्योंकि ये भोजन भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है और बहुत सारे काम करने में हमारी मदद कर रहा है। तो इस सारे क्षेत्र में हमें काम करना था, यानी कि बहुत मेहनत की आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा आर्थिक विषमता को यथासंभव कम करना, तथा आर्थिक विषमता को यथासंभव कम करना। यथासंभव कम करना। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य संकट का समाधान करना भी प्राथमिकता में था, खाद्य संकट का समाधान करना भी प्राथमिकता में था। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर, कहीं कहीं हेराल्ड भी रहता है, योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। इतनी सारी समस्याएं थी और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमने खाद्यान्न उत्पादन को दिया, साथ ही शरणार्थियों को व्यवस्थित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार करना, आर्थिक जो विषमता थी उसको दूर करना, आधारभूत संरचना का निर्माण करना, विद्युत वगैरह का उत्पादन हो, परिवहन हो, सड़क बने, लाइट की व्यवस्था हो, ऐसी अनगिनत समस्याएं थी जिनको दूर करने के लिए हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा था और इस पर काफी मेहनत से काम भी किया गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया, तो खाद्यान्न पे, लेकिन इसके अलावा अगर पूछ दे कि और कौन कौन सी चीजों को सही करने का काम किया गया, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, या कभी टूट की सहायता से उत्तर देना पड़े तो आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। 1956 से 61 नोट कीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस
मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र आर्थिक विकास की स्थिति में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तीव्र आर्थिक विकास की स्थिति में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष बल देते हुए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। साथ ही 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में समाजवादी मॉडल के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। समाजवादी मॉडल के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्य लक्ष्य इस प्रकार थे। पहला पॉइंट अन्य लक्ष्यों में, फर्स्ट पॉइंट, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तथा आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना। और आर्थिक शक्ति का संतुलित एवं समान वितरण करना।
समान वितरण करना। लास्ट पॉइंट, पूंजी निवेश की दर को 7% से बढ़ाकर 11% करना। पूंजी निवेश की दर को बढ़ाकर 7% से 11% करना। 7% से 11% करना। तो ये था आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भी टारगेट रखे गए। पहला टारगेट जो था उद्योगों का विकास, आधारभूत और भारी दोनों प्रकार के उद्योगों का विकास करना। साथ ही अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय को 25% बढ़ाना और रोजगार का सृजन करना बड़े पैमाने पे। जो आर्थिक असमानता है इसको कम करना और निवेश की आय को 7% से 11% करना। इतने सारे टारगेट हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा, जो किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट हेडिंग, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। 61 से 66 नोट कीजिएगा। यह योजना 1961 में लागू की गई। यह योजना 1961 में लागू की गई। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक गतिशीलता की अवस्था तक पहुंचाने तथा आर्थिक गतिशीलता की अवस्था तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। आर्थिक गतिशीलता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। इसमें पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय में 5% से अधिक की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना। राष्ट्रीय आय में 5% से अधिक की आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना। अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना। 5% से अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय में इसी अवधि में 17% की वृद्धि करना। प्रति व्यक्ति आय में इसी अवधि में 17% की वृद्धि करना। 17% की वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट, आधारभूत उद्योगों जैसे इस्पात, रासायनिक उद्योग, ईंधन, इस्पात, रासायनिक उद्योग, ईंधन एवं शक्ति का विस्तार करना। ईंधन एवं शक्ति का विस्तार करना तथा मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करना तथा मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तथा उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। नेक्स्ट, देश की श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग करना, देश के श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, देश के श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग करना तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना या रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या रखा है टारगेट? मैम 5% से अधिक की आर्थिक वृद्धि करना, 17% से अधिक की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, आधारभूत उद्योगों का और मशीनों निर्माण क्षमता को स्थापित करना, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता रोजगार का बढ़ाना, सृजन, निर्यात को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, इस तरह के बहुत सारे टारगेट को हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी रखा। और खाद्यान्न में जो आत्मनिर्भरता है ये हरित क्रांति के बाद आया था और हरित क्रांति आपका 1966-67 में आया, यानी कि पंचवर्षीय योजना के लास्ट में क्षेत्र में काम बढ़िया हुआ। नेक्स्ट हेडिंग, 3 वर्षीय योजनाएं योजना विराम योजना अवकाश। 3 वर्षीय योजनाएं, 3 वर्षीय योजनाएं योजना अवकाश योजना विराम। ये क्वेश्चन आया है कि योजना अवकाश क्या कब आया, योजना विराम कब आया, या 3 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं कब आई थी। तो 3 वर्षीय योजनाएं योजना विराम और योजना अवकाश ये 1966 से 69 के दौर में था। 1966 से 1969 ये जो 3 वर्षों का टाइम है ये योजना अवकाश का, योजना विराम का या 3 वर्षीय योजना का है। नोट कीजिएगा इसमें। इन 3 वर्षीय योजनाओं की अवधि 66 से 69 तक थी। इन 3 वर्षीय योजनाओं की अवधि 1966 से 69 तक थी। 1966 से 69 तक थी। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1966 में तैयार थी। वर्ष 1966 में तैयार थी, लेकिन वित्तीय स्थिति बिगड़ जाने
और चीन से हार जाने या पराजित हो जाने के कारण तथा चीन से पराजित हो जाने के कारण देश का मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ। चीन से पराजित हो जाने के कारण देश का मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ। और जिसका प्रभाव यह हुआ कि 1966-67 के लिए 1966-67 के लिए एक वर्षीय योजना का निर्णय लिया गया। 1966-67 के लिए एक वर्षीय योजना का निर्णय लिया गया। सरकार ने आगामी 2 वर्षों में भी इसी वार्षिक योजना की नीति को अपनाया। परिणाम स्वरूप 3 वर्षीय योजनाएं अस्तित्व में आई। परिणाम स्वरूप इसी वार्षिक योजना की नीति को अपनाया। परिणाम स्वरूप 3 वर्षीय योजनाएं अस्तित्व में आई। तो बात समझ में आया कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विराम का बीच में समय आ गया। रीजन क्या था? आर्थिक स्थिति हमारा बिगड़ जाना और चीन के साथ हमारा पराजय। जब आप किसी से पराजित हो जाते हैं और आपके पास आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती तो आपका मनोबल टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। तो मनोबल टूटने की वजह से हमने फिर एक वर्षीय योजना चलाई 66 से 67 और इसी क्रम में फिर और 2 वर्ष जो थे वो भी आपकी एक वर्षीय योजना के आधार पर चली। इसलिए ये 3 वर्षीय योजना हो गया और इसीलिए इसे हम योजना अवकाश, योजना विराम या 3 वर्षीय योजना का काल कहते हैं। और रीजन ये क्यों ऐसा आपको पता चल गया है। ये क्वेश्चन आया है कि बीच में योजना अवकाश या योजना विराम पहली बार कब आया था, या वो टाइम पीरियड क्या था, या वो क्यों लाया गया, रीजन क्या था। तो बात समझ में आ गया। 1965 का युद्ध भी तो हो सकता है पाकिस्तान के साथ। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद जब युद्ध होता है तभी तो कमजोर होते हैं आप। जैसे मैं अपने चीन के युद्ध के बारे में नहीं, चीन 65 में आपका जो चीन है इसने 62 में आक्रमण किया। तो आक्रमण जब करता है उसमें आदमी जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसके बाद ही तो उस आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होती है कि आपके पास पैसा नहीं है। तो समस्या उसके बाद आई क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, तभी हमने एक वर्षीय योजना को चलाया। क्योंकि आपका 1962 में चाइना का युद्ध, 65 में फिर पाकिस्तान का भी हो गया। तो ऐसे में लगातार युद्ध हो गए जिससे स्थिति हमारी बिगड़ गई। तो पहले से हम गरीबी की स्थिति में थे, इतनी समस्याएं थी, ऊपर से 2 आक्रमण हमने झेले, तो इससे आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ी और हाथ में हमारे मनोबल को तोड़ दिया। फिर बीच में 3 साल योजना का अवकाश चला। अब हेडिंग कीजिएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। 1969 से 74 इसमें नोट कीजिएगा। चौथी योजना का प्रारंभ 1969 में हुआ। चौथी योजना का प्रारंभ 1969 में हुआ। हाईलाइट कीजिएगा। इसके मूल उद्देश्य थे, ये पूछा गया है, इसके मूल उद्देश्य थे स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इसके मूल उद्देश्य थे स्थिरता के
स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, कौमा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, कौमा अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास, अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास, अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास। समझ में आया कि हमने कौन कौन सी चीजों को मेनली टारगेट में रखा? जी मैम। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास। ये हमारे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। इसके साथ कुछ और भी उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त कहाँ तक हो गया? संतुलित क्षेत्रीय विकास। इसके अतिरिक्त और भी है। पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था में ब्रैकेट में राष्ट्रीय आय में, अर्थव्यवस्था में ब्रैकेट में राष्ट्रीय आय में ब्रैकेट बंद 5.7% की वार्षिक दर से आर्थिक विकास, 5.7% की दर से आर्थिक विकास, वार्षिक दर से आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादन में 5% की वार्षिक दर से, कृषि उत्पादन में 5% की वार्षिक दर से तथा औद्योगिक उत्पादन में, तथा औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10% की वार्षिक दर से, तथा औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10% की वार्षिक दर से वृद्धि करना। नेक्स्ट पॉइंट, निर्यात में 7% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना, निर्यात में 7% की वार्षिक दर, वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना व सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, व सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्य स्तर में अस्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से, मूल्य स्तर में अस्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से, अस्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित करना, मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित करना, तत्वों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन करना, सामान्य उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना, सामान्य उपभोग के वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना।
नेक्स्ट पॉइंट, कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ देश में बफर स्टॉक का निर्माण करना। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बफर स्टॉक का निर्माण करना। बफर स्टॉक का निर्माण करना, बात समझ में आ रहा है ना। कृषि उत्पादन में वृद्धि तो करना ही है क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्नों की कमी है और हमें बड़े पैमाने पे विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। तो आत्मनिर्भर तो हमें होना ही है। साथ ही कृषि उत्पादन को इतना बढ़ाना है कि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करा सके, प्लस निर्यात कर सके। साथ ही अपने लिए पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम के लिए बफर स्टॉक भी यानी कि एडवांस खाद्यान्न भी हम रख सके ताकि अगले वर्ष अगर नहीं होता है सही उत्पादन तो अपने देश के लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो देखिए पॉइंट्स तो बहुत हैं लेकिन लगभग कुछ पॉइंट हर पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि वो बेसिक जरूरत है और वो जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो हर पंचवर्षीय योजना में आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे पहले पंचवर्षीय योजना में था कृषि उत्पादन को बढ़ावा देंगे ताकि आत्मनिर्भरता आए। दूसरे में है कि उत्पादन को इतना बढ़ाना है कि उद्योगों को भी उसकी उपलब्धता हो। पहले में उत्पादन को बढ़ाना, दूसरे में आत्मनिर्भरता पूरी तरह से पाना, तीसरे में निर्यात को बढ़ावा देना और उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, और चौथे में बफर स्टॉक बनाना। तो एक क्रम में चल रहा है ना। ऐसे द्वितीय में उद्योग धंधों के ऊपर बढ़ावा देना, दूसरे में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना और भी मूलभूत उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरे में फिर देखिए औद्योगिक क्षेत्र का और भी ज्यादा विकास करना। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। और आपका फिर आत्मनिर्भर होना हर क्षेत्र में, यानी कि जिन क्षेत्रों में हम पहले से काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमें छोड़ के आगे के अन्य क्षेत्रों में भी अब काम करना है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपने लिखा कि बफर स्टॉक का निर्माण करना ताकि कृषि पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, ताकि कृषि उत्पादों की आपूर्ति निरंतर सुनिश्चित हो सके या कृषि पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा मूल्यों को भी स्थिर रखा जा सके, तथा मूल्यों को भी स्थिर रखा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने। इंदिरा गांधी का टाइम आ गया था और उन्होंने इस पर काम किया था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू करना। नेक्स्ट, रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना। रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना। अवसरों का सृजन करना। नेक्स्ट हेडिंग, पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79। 74 से 79 हाईलाइट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कई बार पूछा गया है। इस योजना 1974 से 79 से कम 80 लिख दे, 74 से 79। 5 साल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
गरीबी उन्मूलन, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, हाईलाइट कर लीजिएगा, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना था। आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना था। आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना था, जिसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। जिसके लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय में 4.4% की सामान्य वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना। राष्ट्रीय आय में 4.4% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना। 4.4% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना। नेक्स्ट, उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। अवसरों का विस्तार करना। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी। प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, पौष्टिक आहार, भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान। भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान हेतु भूमि अधिग्रहण। भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकान हेतु भूमि अधिग्रहण, ग्रामीण सड़कें एवं विद्युतीकरण आदि का विस्तार। भूमि अधिग्रहण, ग्रामीण सड़कें एवं विद्युतीकरण आदि का विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट, निर्धन वर्गों को उचित एवं स्थिर मूल्य पर निर्धन वर्गों को उचित एवं स्थिर मूल्य पर अनिवार्य उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। अनिवार्य उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। निर्धन वर्गों को उचित एवं स्थिर मूल्यों पर अनिवार्य उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट, निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल। इम्पोर्टेंट है, निर्यात प्रोत्साहन एवं आयात प्रतिस्थापन पर बल। हाँ, आयात प्रतिस्थापन पर बल। नेक्स्ट, सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए संस्थागत, राजकोषीय एवं अन्य उपाय नोट
लिखिएगा नोट, सरकार द्वारा इस योजना को एक वर्ष पूर्व ही, सरकार द्वारा इस योजना को एक वर्ष पूर्व ही ब्रैकेट में 1977-78 में 1977-78 में समाप्त घोषित कर दिया गया। समाप्त घोषित कर दिया गया। तो अब ये समझ में आ रहा है ना? पहले कृषि पर ध्यान, उद्योगों पर ध्यान, फिर आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट, फिर आत्मनिर्भरता, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बंदोबस्त, उसके बाद फिर और ज़्यादा आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप गरीबी उन्मूलन, रोजगार का सृजन, सब पे ध्यान जा रहा है। यानी कि इधर आपका क्या है, काफ़ी फैक्ट है, लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बस समझना, एक पढ़ना है कि इस पंचवर्षीय योजना पे किन किन क्षेत्रों में काम किया, दूसरे में क्या क्या काम किया गया, तीसरे में क्या काम हुआ। तो अगर इस तरह से पढ़ेंगे और विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हम एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है छठी पंचवर्षीय योजना ऑब्लिक अनवरत योजना। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना ऑब्लिक अनवरत योजना। अनवरत योजना, अनवरत योजना को ब्रैकेट में लिखिएगा रोलिंग प्लान, रोलिंग, आप डिक्शन बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा रोलिंग प्लान। कभी कभी पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान कब आता है, इंग्लिश ना पूछ के मतलब हिंदी ना पूछ के इंग्लिश पूछ लेगा, रोलिंग प्लान। तो अनवरत योजना ना पूछ के रोलिंग प्लान पूछ लेता है, ये पता होना चाहिए। अनवरत योजना कहें, रोलिंग प्लान कहें। वर्ष है 1978, 1978। नोट कीजिएगा 1978 में जनता पार्टी के शासनकाल में, 1978 में, ये भी हाईलाइट कीजिएगा कौन सी पार्टी थी, में जनता पार्टी के शासनकाल में, जनता पार्टी के शासनकाल में छठी योजना के दृष्टिकोण पत्र, छठी योजना के दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन हुआ। छठी योजना के दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन हुआ। उन्नीस सौ 78 से 83 की अवधि के लिए, 1978 से 83 की अवधि के लिए, 83 की अवधि के लिए अनवरत योजना बनाई गई थी। 1983 के लिए अनवरत योजना बनाई गई थी। लेकिन सरकार के गिर जाने से इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। लेकिन सरकार के गिर जाने से इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अतः 1980 में नई छठी योजना अपनाई गई। अतः 1980 में नई छठी योजना अपनाई गई। अनवरत योजना को बीच में ही समाप्त,
अनवरत योजना को बीच में ही समाप्त किए जाने के बावजूद अनवरत योजना को बीच में ही समाप्त किए जाने के बावजूद इसमें निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए थे। इसमें निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए गए थे। उपाय किए गए थे। पहला पॉइंट लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रोलिंग प्लान जिसे कहा जाता है, ये बीच में ही समाप्त हो गया, लेकिन कुछ काम इसमें हुआ था वो पूछा जाता है। पहला पॉइंट, काले धन की मात्रा को कम करने के लिए काले धन की मात्रा को कम करने के लिए उच्च मूल्य की मुद्राओं ब्रैकेट में 1000 का नोट ब्रैकेट बंद, उच्च मूल्य की मुद्राओं ब्रैकेट में 1000 का नोट की वैधता समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे देश में शराब के उत्पादन, व्यापार, बिक्री, पूरे देश में शराब के उत्पादन, व्यापार, बिक्री, एवं उपभोग पर पाबंदी लगा दी गई। बिक्री, उपभोग, उत्पादन, निर्यात, बिक्री, उपभोग पर पाबंदी लगा दी गई। कितना शानदार काम किया गया था। ऐसा काम दोबारा क्यों नहीं होता। ये रोजगार चले गए होंगे। इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं आप। बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ गई होगी कि समस्याएं कम हो गई होंगी बच्चा, परिवार की, समाज की, देश की। लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म देखिए, हमेशा फायदा लॉन्ग टर्म ही देता है। शॉर्ट टर्म वाले को कम समय के लिए फायदा देते हैं, उसके बाद फिर उसका फायदा नहीं होता। अगर फायदा लेना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ठीक ना। तो अगर ये सब चीजें बंद होंगी तो कहीं ना कहीं परिवार में जो समस्याएं, जो कला है, जो फालतू के खर्चे हैं, जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। परिवार की खत्म होगी तो समाज की खत्म होगी, समाज की खत्म होगी तो देश की खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। बहुत सारे घरों में सुख, समृद्धि और शांति आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। ये मैम दवा बता रहे हैं। हाँ बेटे, बिहार में तो बंद है और अभी भी वहाँ यूपी वाले सप्लाई किए रहते हैं। कागज में बंद है। जब तक यूपी वाले हैं तब तक अगल बगल के पड़ोसी को कोई चीज सहयोग रहेगा तो पॉइंट क्या है, शराब के नाम पे आप लोग घूमने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जन वितरण प्रणाली में अनाज के अलावा चीनी, केरोसिन मतलब समझते हैं, मिट्टी का तेल, चीनी, केरोसिन तथा कपड़ों की आपूर्ति शुरू की गई। चीनी, मिट्टी का तेल तथा कपड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। यानी एक टाइम ऐसा था जब सरकार अनाज भी देती थी, चीनी भी देती थी और दिए जलाने के लिए तेल भी देती थी और कपड़े भी देती थी। क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को हर चीज़ की आवश्यकता थी। हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होता था। आप ये जो चीनी वगैरह थे, ये गरीब लोगों के पास उसी से चाय बन पाता था। अगर नहीं दी सरकार तो उस समय दिए नहीं जल पाते थे लोगों के। तो सरकार बहुत दिनों तक मिट्टी का तेल, मुझे याद है मैं छोटी थी तब तक मिलता था। उसके बाद फिर ये बंद हुआ और फिर इतनी ज़्यादा लाइटिंग की व्यवस्था। सोचिए आप लोग किस दुनिया में,
मैम इस चकाचौंध समय वाली। तो सरकार सीधे मोबाइल दे देती है। जाइए कमाओ। उस समय उसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब पेट में भोजन ना हो ना तो कपड़े और मोबाइल नहीं सोचते। मैम आज तो उसकी जरूरत है ना, इसीलिए वो सरकार ने निकली है। बेटी पहले नमक नहीं मिलता था, मिलता था नमक नहीं मिलता था। बहुत सारी चीजें देते थे। अब सोचे खाने पीने की सारी बहुत चीजें आ सकता है कि जितनी वस्तुएं दिखा दें ताकि नमक गाली ना करे। क्या बात है, वाह। सही। चलिए आप लोग दिमाग ऐसे ही दिमाग लगाएं हर जगह, तब तो अच्छा रहे। थोड़ी देर के बाद आप लोग का दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस जब कोई मुद्दा आता है तो आप लोग एक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर शांत। फिर तो सही गलत ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना विचार करेंगे, अपनी दुनिया में मस्त। अगर हमेशा ऐसे एक्टिव रहे, हर मुद्दे पे एक्टिव रहे, तो फिर आप लोग कितने अच्छे प्राणी बन जाए, है ना? तो बात समझ में आए? कभी ऐसी भी समस्या आई थी? हाँ, कलयुग कैसे आएगा? कलयुग कैसे आएगा? अरे बेटे कलयुग, ये जल्दी आए। जो नाम दिया गया ना, ये लोगों के काम के आधार पर ही बांटा गया। जब लोग प्रकृति के साथ रहते थे, प्रकृति के साथ साथ रहते थे, तब वो सतयुग था। सतयुग। जब वो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, नेचर से जितना लेते थे उतना नेचर को देते थे, तब वही था आपका सतयुग। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा बर्बादी शुरू किया, उन्होंने महल बनाना शुरू किया और बहुत सारी चीजें, तब वो आपका त्रेता युग था। और जब पूरी तरह से समाप्त करके सिर्फ अपने आप को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, तो यही आपका कलयुग है। और जब पूरी तरह समाप्त करेंगे तो खुद ही कहाँ बचेंगे? इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे आप लोग। तो जो आप कर रहे हैं ना, वो एक थे ना कालिदास, जिस टहनी पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। आज का मनुष्य भी वही कर रहा है। जिस हवा को सांस लेता है उसी में पॉल्यूशन कर रहा है, उसी में जहर डाल रहा है कि बाद में देंगे और फिर हमारा काम खत्म हो जाए। जिस पानी को उसे पीना उसी में गंदगी फैला रहा है, जिस मिट्टी से उसे खाद्यान्न खाने उसी में ही प्रदूषण कर रहा है। तो हम जिस चीज से हमें जो फायदे मिलते हैं, हम उसी को बर्बाद करने पे तुले हैं, बिकॉज वो नेचर ने आपको फ्री में दिया है। अगर उसके लिए पे करना पड़ता है ना, पैसे, ऑक्सीजन, तो आप नहीं बर्बाद करते। और आपको पानी के लिए भी खरीदना पड़े तो आप नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन अभी फ्री कम है और फ्री की चीजों की लोग वैल्यू नहीं करते। ये मतलब कितना भी वो मूल्यवान क्यों ना हो, वो फील कराता है कि ये फ्री का है। और कितना भी हानिकारक क्यों ना हो, अगर वो खरीद के मिले तो बड़ा कीमती लगता है, चाहे वो बड़ा पाव हो या सड़ा हुआ चाउमीन। जिसका हमारे स्वास्थ्य पे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ना तो उससे प्रोटीन मिलता है, ना फाइबर मिलता है, ना तो कोई विटामिन मिलते हैं, ना आयरन कैल्शियम मिलता है। फिर भी उसके लिए हम अच्छा खासा पैसा पे करते हैं। लेकिन जो फ्री की चीजें हैं, जो अनमोल हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उस पर हमारा 1 मिनट ध्यान नहीं जाता। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, शादी विवाह खूब पटाखे फोड़ते हैं और हर चीज वो करेंगे जिससे हमारी जो अनमोल चीजें, जो अनमोल धरोहर है, वो नष्ट हो जाए। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा ही ऐसा करते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो बेचारे तब भी गनीमत है, लेकिन पढ़े लिखे लोग और भी ज्यादा अति कर रहे हैं। उनको तो समझदारी से काम लेना चाहिए, खुद ना करे, दूसरों को भी रोके। लेकिन रोकना तो बड़ी दूर की बात, वो खुद ही करते हैं। कहते मेरे अकेले से क्या होगा। सभी ने सुना होगा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता। घड़े भरने के लिए भी बूंद की आवश्यकता होती है। अगर आप बूंद ही नहीं बनेंगे तो घड़ा कैसे भरेगा। तो ऐसे ही वैसे इस क्षेत्र में हमारे एक सुपुत्र बच्चे सर्वेश बाबू अच्छा काम किए। उन्होंने पर्यावरण पे ध्यान दिया है, बहुत सारे प्लांट्स लगाए, लोगों को मोटिवेट भी किया है। अच्छा लगता है कि बच्चे, कोई तो बच्चा हमारा इस फील्ड में आगे आया। चलिए फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। शराब के नाम पे आप लोग हमें कहाँ लेके चले गए? कहाँ पे थे बताएं? पॉइंट चीनी और मिट्टी का तेल और कपड़ा आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इस रोलिंग प्लान में देखिए काफी ठोस काम किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने के लिए, आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने के लिए पश्चिमी देशों से संबंध, पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर करने,
बेहतर करने की कोशिश की गई। पश्चिमी देशों से संबंध बेहतर करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन से आने वाली 42वें संविधान संशोधन से आने वाली केंद्रीकृत प्रवृत्ति, 42वें संविधान संशोधन से आने वाली केंद्रीकृत प्रवृत्ति को बदलकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बदलकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां मीटिंग 44वां 44वां संविधान संशोधन किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1974 में आया था। क्या चीज मैम? 76 में आया था। 42वां संविधान संशोधन और 44वां। 78 तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, इन्होंने संविधान में आमूल चूल परिवर्तन कर डाला। बहुत ज्यादा परिवर्तन कर दिया। इतना परिवर्तन कर दिया कि उसने आधारभूत ढांचे को भी डिस्टर्ब कर दिया, मूलभूत ढांचे को भी डिस्टर्ब कर दिया, जिससे सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में आनी थी। राष्ट्रपति को केवल काट का उल्लू बना दिया 42वें संविधान संशोधन में। शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया पीएम के हाथ में। इसी शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, इसको विकेंद्रीकृत करने के लिए फिर से 44वां संविधान संशोधन लाया गया और बहुत सारे उनके प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इतना ज्यादा परिवर्तन किया गया हर क्षेत्र में। आप लोग क्वालिटी में पढ़े होंगे कि क्या क्या बदलाव किया गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण ठोस काम कहाँ किया गया? अनवरत प्लान में, रोडिंग प्लान में, या आपकी जो छठी पंचवर्षीय योजना नहीं पूरी हुई थी या बीच में रुक गई थी उस दरमियान। और उसमें पार्टी कौन थी? जनता पार्टी। ये क्वेश्चन दिया है। आप रीडिंग कीजिएगा फिर से। क्लास हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। छठी हो गया मैम, 7वीं छठी पूरी नहीं हुई ना? अभी तो आपने लिखा 80 में फिर से नई छठी योजना लाई गई, क्योंकि रोलिंग प्लान 83 तक चलना था। सरकार गिर गई 80 में ही, तो फिर आया फिर से छठी पंचवर्षीय योजना। ओके, पढ़ के आइएगा।